हमारे भाइयों ने अपनी जान देने पे निछावर नहीं छोड़ी है। बच्चे भूख से बिलखते हैं, उनको क्या करें बताइए आप। बहुत मजबूर है, हमारा क्या नाम घर नहीं चल रहा है। रोड पे ला दिया गया है बिल्कुल प्रशासन और उनके द्वारा, पूरा शासन के द्वारा। मतलब जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है। उसे नीचे नहीं लाना चाह, धरातल पर नहीं लाना चाह रहा है, सिर्फ इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सर ये सब हो रहा है। दिन भर कल गाड़ियां चली है, चालक जिस गाड़ियों में परिचालक नहीं थे, चालक पैसे लेते हुए पाए गए और उसमें अवैध तरीके से वसूली की गई है कि ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार ही है। सिर्फ लोगों को अपना पेट दिख रहा, बाकी नीचे स्तर लोगों के ना पेट दिख रहा, ना बच्चों को दिख रहा, घर परिवार किसी का कुछ भी नहीं दिख रहा। नमस्कार, आपके साथ में तबरेज आलम। आज सिटी बस के संविदा परिचालकों का चौथा दिन हड़ताल यानी स्ट्राइक का है। लगातार सिटी बस डिपो से लेकर आज मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास से लेकर फिर से इन लोगों को यहाँ कह सकते हैं कि इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी तकलीफों के बाद आज संविदा के कर्मचारी अपने परिवार का किस तरीके से भरण पोषण करते हैं, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जहां पर रोजगार देने की बात की जाती है, आज राजधानी लखनऊ में रोजगार लेने की बात आ गई है। दरअसल आज अहम बात यह भी है कि ऐसे कई चालक जो मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद को लेकर जा रहे थे, उन्हें रास्ते से लखनऊ प्रशासन, लखनऊ की पुलिस ने फिर से बंदी बनाकर किसी को थाने में बैठा दिया और किसी को इको गार्डन में लाकर छोड़ दिया। परिचालकों का ये आक्रोश ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ हो। आखिर ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ सिटी बस प्रबंधन अपनी बात पर टिका हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिद्दोजहद चल रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। अब इसी के साथ आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो फोटोकॉपी है ये एफआईआर की है। इस पर आप सीधा हम आपको बता दें कि 173 अंडर सेक्शन 173 BNSS की धारा के तहत इस पर कुछ परिचालकों पर एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें करीब 8 संविदा के परिचालक ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर की कॉपी ये दिखाती है कि इसमें पक्ष किन लोगों का रखा गया, और एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है सिटी बस के जो केंद्र प्रभारी हैं उनका नाम है सिद्धेश्वर सिंह, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी। उनके नाम से इस एप्लीकेशन पर और एफआईआर में आपको फिर से दिखा दें कि ये सिद्धेश्वर सिंह का नाम दिखाइए। सिद्धेश्वर सिंह के नाम से यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जिन संविदा परिचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है वो 8 लोग हैं। उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। पहला नाम है श्री प्रवेंद्र कुमार, पिता का नाम है पन्ना लाल। दूसरा नाम है सूरज सैनी, पिता का नाम है राज बहादुर सैनी। उसके बाद तीसरा नाम हम आपको बताते हैं, तीसरा नाम है विष्णु कुमार, पिता का नाम मुन्ना लाल। चौथा नाम है शुभम पटेल, पिता का नाम ओमकार। पांचवा नाम है प्रभात कुमार मौर्य, पिता का नाम है जितेंद्र कुमार। छठा नाम है शशिकांत तिवारी और पिता का नाम है विजय प्रकाश। सातवां नाम है अभिषेक सिंह, पिता का नाम है शत्रुजीत सिंह। और आखिरी अंतिम नाम है महेंद्र सिंह, पिता का नाम है सुरेंद्र सिंह। यानी ये 8 एफआईआर दर्ज में जिन लोगों का नाम दर्ज कराया गया, ये 8 वो लोग हैं संविदा परिचालक जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और सिटी बस प्रबंधन का कहना है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने उकसाया संविदा परिचालकों को और आगे रख दिया। यानी इनके सिटी बस के जो
संविदा परिचालक है, इन लोगों के बिहाफ पर खूब राजनीति की गई, माहौल को गर्म बनाया गया, प्रबंधन का लॉस कराया गया। लेकिन अब सबसे अहम बात है कि जिस इंसान का रोजगार, जिस इंसान की आर्थिक खर्चा, जिस इंसान के बच्चों का भरण पोषण एक संविदा नौकरी के माध्यम से हो रहा हो, आज उसी नौकरी की जहां पर छीनने की बात आ जाती है तो एक आम आदमी आक्रोशित तो होगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब ऐसी महामारी, ऐसी महंगाई में बेरोजगार किया जाएगा तो आक्रोशित होना संभव है। इसी पर और भी ऐसी कई बातें हैं। यहाँ पर कुछ संविदा परिचालक भी लगातार इको गार्डन में आज चौथे दिन बैठे हुए हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि आज चौथा दिन और क्या होगा, आगे क्या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जिस तरीके से FIR दर्ज कराई गई है इस पर क्या कुछ कहना होगा। और भारत 19 एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव कवरेज आज चौथे दिन भी जारी है हमारी। हम दावा करते हैं कि पहले दिन भी हम मौजूद थे, आज चौथा दिन है और जब तक ये धरना प्रदर्शन होगा प्रतिदिन अपडेट भारत 19 एक्सप्रेस आपको देता रहेगा। इसी के साथ में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आज चौथा दिन है और चौथे दिन में क्या कुछ हुआ, आज आप लोगों ने क्या कुछ किया। एक वीडियो भैया वायरल हुआ है, मुख्यमंत्री आवास आप लोग कालीदास मार्ग पर गए थे, वहां पर पेट्रोल छिड़का गया, क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? सर ऐसा है, हमने हर मुमकिन संभव की कोशिश की कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, पर हम कल भी सर वहां गए थे, हमको उठा के बस में पुलिस वालों के द्वारा यहाँ क्या नाम फेंक दिया गया। आज भी हम गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमें जो तरीका सही लगा कि हमारी कैसे आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके, हमने हर वो संभव कोशिश करी। पहले हमने पत्राचार के द्वारा अपनी बात पहुंचाने, उससे नहीं सुनवाई, तब जाके हम लोगों ने बहुत मजबूरी में आके कदम उठाया है जिससे हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और हम लोगों को संविदा बरकरार किया जाए और हमें ट्रांसफर दे दिया जाए UPSRTC में। अच्छा, आज जो पेट्रोल छिड़का गया इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही मैं बताना चाह रहा हूँ सर, हम अपने भाइयों का और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाएगा ताकि क्या नाम कि हम लोग बहुत मजबूर है, हमारा क्या नाम घर नहीं चल रहा है। अगर ये हमें को नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग सर बेरोजगार हो जाएंगे। भैया, अगर ये पेट्रोल आप लोगों को लखनऊ प्रशासन पुलिस अगर रोकती ना तो शायद आगे आगजनी भी हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी, ऐसा क्यों, क्या नौबत आ गई? इतना मतलब आपको लखनऊ प्रशासन, कमिश्नरेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी पॉलिसी, प्रधानमंत्री, किसी पर भरोसा नहीं? क्या नहीं भैया, हमें रूट पे ला दिया गया है बिल्कुल प्रशासन और उनके द्वारा, पूरा शासन के द्वारा, और हमें संविदा से और इस पे कर रहे हैं आउटसोर्स पे। जो कंपनी विगत 6 महीनों से वेतन नहीं देती अपने कर्मचारियों, कोई नहीं, और उसका इतने नियम, सब उसके नियम इतने विरुद्ध हुए हैं, उन पर कोई चल ही नहीं सकता। और तो इतना गलत। और ये देखिए सर, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हड़ताल खत्म, ये गलत खबर छपी है प्रिंट मीडिया हिंदुस्तान में। हड़ताल खत्म, आज से सभी रूटों पर लौटेंगी ई बसें, जिसमें इन्होंने दिखा दिया कि सभी 22 रूटों पर, जबकि हमारे महानगर में मात्र 5 रूट हैं, 5 रूट के अलावा 6वां रूट ही नहीं है। तो इसमें सारी खबरें गलत और निराधार छपी हुई हैं। 22 रूटों पर के संचालन शुरू हो गया, कोई संचालन शुरू नहीं हुआ, हड़ताल पर बैठे हुए सभी लोग, और बिना परिचालकों के बस दौड़ाई जा रही है सड़कों पर। ड्राइवर अवैध वसूली कर रहे हैं और राजस्व के नाम पर कुछ जमा नहीं हो रहा है। और एविडेंस के तौर पे आप पता भी कर सकते हो डिपो स्तर पे जाके कि कितना राजस्व कल जमा हुआ है। माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक हैं जो हमारे MD अमरनाथ शाह जी, वो कह रहे थे 18 लाख का राजस्व। शाह जी तो चले गए, हाँ, तो अब तो बिमल राजन जी आए हैं, बट ये स्टेटमेंट उन्हीं का है, स्टेटमेंट अमरनाथ शाह जी का है कि 18 लाख का राजस्व हानि जो हुई है। तो कल जो उन्होंने संचालन मतलब किया ऐसे खाली दौड़ा के, या क्या, या बिना अवैध वसूली कराई है इन्होंने चालकों से, तो कितना इन्होंने राजस्व जमा कराया है इसकी भी वो की जाए, और कितना इसमें क्या धनुवाई गलत तरीके से हुई है, कितनी वसूली है, इसका भी पता लगाया जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और आत्मदाह को लेकर इतने मानसिक और शारीरिक इतने उत्पीड़न है, इतना शोषण हुआ है, इतने क्षुब्ध, सब बिल्कुल मेंटली इतना टॉर्चर किया गया है कि इसके अलावा मतलब जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है। क्या आप लोगों ने जिस तरीके से पेट्रोल छिड़क कर एक विरोध प्रदर्शन किया, विरोध अपनी गुस्सा जाहिर की, अपना दिखाया कि हम लोग चाहते कि हमारी आवाज को बुलंद किया जाए, तो आपको क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है क्या? उनकी पॉलिसी पर भरोसा नहीं है? जीरो टॉलरेंस पर भरोसा नहीं है क्या? भैया बताइए। सर उनकी पॉलिसी में बिल्कुल भरोसा है, पर उनके पॉलिसी के धूमिल करने के पूरी कोशिश ये अधिकारी लोग कर रहे हैं। उनके क्या नाम पॉलिसी है कि क्या नाम की पारदर्शिता और क्या नाम के टॉलरेंस के जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसे धरातल नहीं क्या नाम लाया जा रहा है, केवल ये भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। ये उसे नीचे नहीं लाना, धरातल नहीं लाना चाह रहा है, सिर्फ इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सर ये सब हो रहा है। और उनके सर सरकार की छवि खराब हो करने में
पूरा सहयोग इन क्या नाम अधिकारियों का है, इन्हें इसकी जांच बैठाने के इनको क्या नाम कार्रवाई करनी चाहिए सर। जिस प्राइवेट कंपनी का टेंडर हुआ था आप लोगों को भर्ती लेकर आप लोगों को प्राइवेट करने में, क्या ऐसे टेंडर होने चाहिए या टेंडर निरस्त होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल निरस्त होने चाहिए सर। कंपनियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? टेंडर वालों का अगर इन्होंने टेंडर लाए हैं सर, वो इनकी कह रहे हैं हम नई पॉलिसी आई है सरकार द्वारा लाए, तो सर अगर आप पॉलिसी अगर कोई आए तो उसके कोई नियम होंगे सर, उसके तहत करिए ना। क्या पुराने वालों को क्या नाम की मर्ज कर देंगे उसमें? तो ये भी नियम है कि नई भर्ती करेंगे, पुराने को हटा देंगे? नहीं, वही तो मैंने उनसे अपने हिसाब से मांग रहा हूँ। क्या हमें दिखाइए कहाँ लिखा है ऐसा? क्या नाम के सर, अगर फौज में देख लीजिए जो क्या नाम अग्निवीर क्या नाम भर्ती हो तो उसमें नई भर्ती की गई, कोई पुराना तो लिया नहीं गया कि उनके क्या नाम पुराने सैनिक भर्ती थे उनको अग्निवीर में डाल दिया। ये सरासर अन्याय है सर। क्या कहेंगे ऐसे कार्यशैली ऐसे प्रशासन के लिए? प्रशासन और कार्यशाली के लिए यही कहूंगा मैं सर कि बहुत ही गलत है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और जिसके हम पूरी कठोरता से विरोध कर रहे हैं। सरकार जहां आगे से कहती है कि रोजगार दो, हमने 22 लाख रोजगार दिए, ये करो स्वरोजगार और अपने मतलब ग्रामीण स्तर से मतलब अपना छोटा मोटा कोई वो करो, लघु उद्योग करो, तो दूसरी ओर सरकार के मतलब ये जो अधिकारी लोग हैं पीछे से रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। 200 आपका कहने का मतलब है सरकार की छवि धूमिल अधिकारी कर रहे हैं? सरकार की छवि बिल्कुल तरीके से अधिकारी और इनका ये पूरी तरह से शासन को प्रशासन पूरी तरह से वो कर रहा है, इनकी छवि धूमिल की जा रही है। और यहाँ पर 200 परिवारों को बिल्कुल रोड पे ला दिया गया, बेरोजगार हो गए, जो कि अपने राशन दूध और अपने रोजी रोटी खाने खर्चे तक के लिए तबाह हो गए हैं। तो मरने के अलावा आत्मदाह करने के अलावा उनको कोई जीना अच्छा नहीं लग रहा, उनको मरना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ में आप बताइए, आज जिस तरीके से आपके भाई लोगों ने वहां पर आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़का, वहां पर पुलिस ने पकड़ लिया, उनको थाने में बैठा दिया, क्या गुहार लगाएंगी ऐसे शासन और प्रशासन से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद रखती हैं फिर भी आप? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है, हमारे संविदा पे हम लोग हैं, संविदा पे ही रहेंगे, हम लोग आउटसोर्स पे नहीं जाएंगे। हमारे भाइयों ने अपनी जान देने पे निछावर नहीं छोड़ी है। हम लोग कहाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ भटकेंगे, कहाँ पढ़ाई से खर्चा लाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ गए हम लोग, क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि महिला के लिए हम संविदा भर्ती करते हैं, हम तो अपने भाइयों के बीच अकेले संविदा पे बढ़ते हैं सारे भाई, और हम लोग जाने संविदा पे ही रहेंगे। हम भले ही खत्म हो जाए लेकिन हमारे सारे भाई संविदा खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे टेंडर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा होते हैं जो अधिकारी जिसको पारित कर देते हैं, तो जो कि आप लोग जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे आप सभी लोग हैं, ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं, ऐसे टेंडर होते हैं, क्या ऐसे टेंडर पर होना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? रोक लगनी चाहिए। हम प्राइवेट संस्था पे हम नहीं, हम तो सरकारी संविदा पे बढ़ते हुए तो हम अपने संविदा पे ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आउटसोर्स कंपनियां से, नहीं हम नहीं जाएंगे। हम इसी के साथ जानने की भैया एक सवाल हम आपसे ये पूछेंगे, एक्चुअल में ये एक डिफरेंस आता है, लोग आम पब्लिक समझ नहीं पाती है उस चीज को कि संविदा और आउटसोर्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? संविदा एक सरकार की इकाई है और उसमें जो है सरकार का भी निर्णय चाहे उसको नियमित भी कर सकती है, अन्य सुनहरे मौके मिल सकते हैं, संविदा को आप खत्म, भविष्य की सुरक्षा रहती है। लेकिन प्राइवेट कहाँ है, तो प्राइवेट कंपनियों का कोई भरोसा नहीं, कल निकाल दे, कल भर्ती करे। कल संचालन करवाया गया जबरदस्ती, 10-15 कंडक्टर कानपुर से मंगाए गए, वो कंडक्टर जिनकी WT में भ्रष्टाचार प्रकरण में जिनकी ड्यूटी रुकी थी, उनसे 30-30 हजार रुपया लेके कल उनको ड्यूटी बुलाया गया। कम से कम 10-15 लाख की कमाई एसएस एंटरप्राइजेज ने खुद सामने की है, तब उसने जबरदस्ती गाड़ियां रोड पे भिजवाई। तो इससे और क्या उम्मीद की जा सकती, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है। क्यों भैया ऐसा है क्या कि बाहर से कंडक्टर जो बुलाए गए हैं गाड़ियों के वाहन संचालन करवाने के लिए, क्या ऐसे उस कंपनी के द्वारा जिन परिचालकों को बुलाया गया वो ऑलरेडी भ्रष्टाचार में निकाले जा चुके हैं, करप्टेड हैं? पहले से निकाले जा चुके हैं, कैमरा में निकाले गए, पेपर में विज्ञप्ति आई थी इन लोगों की कि ये लोग निकाले गए हैं। लेकिन अब ये सरकार की क्या अधिकारियों की क्या मंशा है, सरकार को कितना नीचे गिराना चाहते हैं, मुझे ये इन सरकार से पूछना, इन कर्मचारियों से पूछना चाहिए, अधिकारियों से, कि इन कर्मचारियों के साथ कितना और शोषण करेंगे आप? इनका परिवार नहीं है, मतलब जिनको भ्रष्टाचार में पहले निकाला जा चुका है वो फिर से बुलाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा? यही वही तो है, किस लिए बुलाया जाइए, इन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। जब एसएस एंटरप्राइजेज को जब 1 तारीख से टेक ओवर करना था तो इसने 31 तारीख को कैसे किया, इसका जिम्मेदार कौन है? जब 1 तारीख से इनका टेक ओवर हुआ था, 1 तारीख से इनको लाना था, तो ये 31 तारीख से कैसे आ गई, 1 दिन पहले आए? यदि इसकी कोई अनहोनी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल परिचालकों के माध्यम से गाड़ियां संचालित नहीं हुई, भैया आप आज थोड़ा आगे आ जाइए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि कल परिचालकों के माध्यम से
कोई टिकट नहीं बना, कोई परिचालक नहीं गया। अगर ऐसे में रोडवेज की बसों या सिटी बसों में कोई अप्रिय घटना हो जाती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चालक विभाग की है। विभाग को नहीं भेजना चाहिए था उनके, और जो उसमें से अधिकतर जो कंडक्टर थे वो ड्रिंक किए हुए थे, उनका भी वीडियो हम लोगों के पास में है। और वो सब कानपुर से निकाले गए हुए, एक बार 65 कंडक्टर निकले थे कैमरों में, और एक बार 45 कंडक्टर निकले हुए थे, और एक बार 54 निकले। उन सबको 30-30 हजार रुपए में लेकर के बुलाया गया है। अब पूरा दिन भर कल गाड़ियां चली हैं, चालक जिस गाड़ियों में परिचालक नहीं थे, चालक पैसे लेते हुए पाए गए, और सबका साक्ष्य है हम लोगों के पास है सर। ठीक है, बताइए। कल हिंदुस्तान कल के अखबार में ये खबर दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि जो है वार्ता सफल रही, उसके बाद संचालन कराया गया। ये हिंदुस्तान वही पेपर है जिसमें जो है हमारी भर्ती का विज्ञापन दिया गया था। तो ये बताइए, ये खबर अखबार की नहीं मानी जा रही, ये वाली खबर मानी जा रही। वही पेपर है ये जिसमें आपका कहने का विज्ञापन दिया गया था। मतलब भैया का सीधा कहना है कि जिसमें इस 326 परिचालकों की संविदा पर भर्ती, यानी जब पीके बॉस थे, जीवित थे, तब ये भर्ती निकाली गई थी, और ये विज्ञप्ति जब निकाली गई थी वो हिंदुस्तान पेपर था। और आज इनका आरोप है, ऐसा मैं दावा नहीं करता, ऐसा इनका आरोप है, यहाँ के संविदा कर्मियों का आक्रोश है और दावा है कि ये वही चीज है कि खबर को तोड़ मरोड़ कर अधिकारियों के अकॉर्डिंग उस खबर को दिखाया गया और संचालन को दिखाया गया। हालांकि तस्वीरें आपके सामने है, विरोध प्रदर्शन आपके सामने है, आज जान देने को संविदा के कर्मचारी यहाँ पर परेशान हो चुके हैं, और तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जो रियलिटी आप खुद देख सकते हैं। इसी के साथ में क्या नाम है आपका, क्या लिखा है आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। सबसे अहम बात है, दफ्ती पर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी करो। इधर भी लिखा है माननीय जी आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। इधर भी लिखा हुआ है कि हमें संविदा से आउटसोर्स में नहीं जाना। अर्थात ये लोग एक दफ्ती पर लिखकर अपने एक संदेश को उत्तर प्रदेश की सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम जहां हैं वहां खुश हैं, हमको हमारे हाल पर रहने दो, जहां पर हमारी वर्तमान में तैनाती है हम वही खुश हैं, और अगर हमको निगम या विभाग में रखना है तो संविदा पर है, संविदा पर ही रहने दो। क्या कहना है आपका? सर हमारा ये कहना है, कल कंडक्टर कोई नहीं था बसों पे, और उसको आज संचालन करवाया गया एमडी साहब के द्वारा, और उसमें अवैध तरीके से वसूली की गई है। ठीक है, मैं मानता हूँ 10-10, 20-20 जो भी लिए, लेकिन कल अगर हमें संविदा बेस पे रखा गया, टिकट बनाने गए हम किसी यात्री के लगे, जैसे 25 रुपए का टिकट है और ड्राइवर ने 10 रुपए ले लिया, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? लड़ाई का ये एमडी साहब विवाद उत्पन्न कर दिए हैं। अच्छा, कौन जिम्मेदारियां लेगा? क्या कहते हैं? बिल्कुल बताइए। ये उनकी ये धारणा है कि आम जनमानस में भी संविदा जो परिचालक हैं हमारे भाई, इनके लिए विष और जहर की उत्पत्ति हो, ये कारण उन लोगों ने समझ के इसीलिए अवैध वसूली कराई है चालकों के द्वारा, कि जिससे मार्ग पे इनसे विवाद हो और इनकी संविदा समाप्त की जा सके। मतलब कह सकते हैं कि अधिकारी ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी कोई, हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, नीचे से ऊपर तक। जब कल कमिश्नर साहब के वहाँ कल मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब के वहाँ कहा गया, एडीएम साहब भी थे, एडिशनल एसपी भी थे, एमडी साहब हमारे थे, एआरएम साहब थे, और फाइनेंस साहब भी थे। सबके सामने ये वार्ता हुई कि आप लोगों की मांगे, मंडलायुक्त महोदय खुद स्वयं वहाँ JNRU जो आरएम है, एमडी ऑफिस सप्रूमार मुख्यालय, वहाँ पे फोन करके खुद उनसे बात की, तो कहा आप लोग जाइए, उनसे आप बात कर लीजिए, हमने बात कर ली है, वहाँ आपकी सुनी जाएगी, जो भी होगा बीच का निर्णय निकाला जाएगा। दूसरी बात थी अनिल तिवारी को हटाने की, तो एडीएम साहब ने वहाँ तुरंत कहा कि कल से वो दिखने नहीं चाहिए, न किसी से कांटेक्ट होना चाहिए। एडीएम लखनऊ, अब उनका नाम नहीं सर मुझे पता है, लेकिन वो वहीं पे थे। उन्होंने कहा अनिल तिवारी दिखने नहीं चाहिए, न किसी का कांटेक्ट होना चाहिए, अगर कोई कांटेक्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उसके बाद एमडी साहब हमारे बाहर निकल के आए, 10 ही मिनट में पलट गए कि ये कोई बात ही नहीं हुई। जब बताइए एक मंडलायुक्त महोदय की बात को न सुन के एक एमडी जो बात से मुकर जा रहा है, तो हम लोग किस पे विश्वास करें, किसके पास जाएं? अब हमारी बात केवल अगर कोई कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कर सकते हैं और वही करेंगे। तो हमारी ये अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को समय देकर हमारी बातें सुने और इसका निष्कर्ष निकालें, हम लोगों के साथ न्याय करें। अगर लगातार कितनी भी आपकी इस प्रक्रिया में लेट हुए और देर हुई तो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि घर में भी क्या करें, बच्चे भूख से बिलखते हैं, उनको क्या करें बताइए आप। वो कहते हैं स्कूल में फीस मांगी जा रही है, कहाँ से देंगे जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, कोई वो नहीं। जब हम 10 किलो आटा लेके जाते हैं तब खाना बनता है, तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? तो जैसे वहाँ वैसे यहाँ। अच्छा, कितना समय हो गया आपको परिवहन सेवा में, सिटी बस में? हमको 15-16 साल हो गया। 15-16 साल से आपने सोचा था कि जिस उम्र में आप युवा रहे होंगे, काफी जवान रहे होंगे, आज जब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको ये परिवहन सेवा छोड़ देगी रास्ते में? छोड़ दी है सर, छोड़ देगी नहीं, छोड़ दी है। ये जो ठेकेदारी प्रथा हो रही है तो ये छोड़ देने का ही काम है। हम लोग ये सोचे थे कि हमारा भविष्य इसमें सही रहेगा। संविदा पे ये लोग भर्ती हुए थे, इन लोगों ने सोचा कि हम संविदा पे आके आगे जब कोई भी सरकार आएगी या कोई अच्छा एक सहारा था, एक सहारा था कि कोई भी सरकार आएगी कुछ हम लोगों के बारे में कभी ध्यान करेगी, तो हो सकता हम लोग नियमितीकरण में हो जाएं। लेकिन जब ये ठेकेदारी हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो हम कहीं से कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं रह जाएंगे। आप ये बताइए कि क्या जरूरी है किसी दूसरे थर्ड पर्सन के माध्यम से कमीशन उसको देके तब हमको सैलरी दी जाए? इसका क्या औचित्य है? सीधे वही सैलरी हमको दे जो कटौती वहां होती है, वो वहां कटौती ना होके अगर हमारे पास 2-4-500 बढ़ जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है सरकार की? अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक नियमित परिचालक भी वही करता है और आउटसोर्स का और संविदा का परिचालक भी वही करता है, लेकिन सैलरी में डिफरेंस, अंतर, सबकी सैलरी अलग अलग, किसी की ज्यादा किसी की कम, समान काम है, वेतन समान नहीं। जी, समान कार्य का समान वेतन नहीं। 5,000, 3,000, 4,000 बेचारों की सैलरी आती है, तो कैसे अपना गुजारा करेंगे? वहीं एक जो नियमित स्टाफ है परिवहन का, उसकी 60,000, 70,000, 45,000 इस तरीके से सैलरी आती है। यहाँ 4,000, 5,000 में गुजारा करने को मजबूर है संविदा परिचालक। फिर भी शोषण। अच्छा, क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि अगर आपकी बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो रोजगार देने का वादा करते हैं, और वो अगर आप क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं वो हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इस पे उचित निर्णय लेंगे। अच्छा, आज ऐसा क्या आ गया जो आप लोगों ने पेट्रोल छिड़का और उस पर जान देने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया मुख्यमंत्री आवास के पास? ये हम लोगों का आक्रोश है, ये हम लोगों के दिल की भड़ास है, ये हम लोगों का दर्द है। हम अपने दर्द से दुखी नहीं हैं, हम दूसरे के दर्द से, परिवार के दर्द से, हम लोगों पे इतनी यातनाएं हैं जो हम झेलते झेलते, घर की यातनाएं, पारिवारिक यातनाएं, उस विभागीय यातनाएं, तो हम लोग यातनाओं से त्रस्त होके हम लोगों ने ये कदम उठाया कि जब हम ही रहेंगे तो हम देखेंगे नहीं तो कुछ होगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं। अभी 2024 में और 2025 में 35 लोगों को आउटसोर्सिंग, यही एसएस कंपनी में वो थे, 35 लोगों को निकाल दिया गया बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए। जब एसएस कंपनी इस तरीके से 35 लोगों को बेरोजगार कर सकती है, परिवार उनका भुखमरी के कगार पे ला सकती है,
तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो हम लोगों के साथ अच्छा करेगी। ये उसमें मैं भी हूँ, उदाहरण स्वरूप मैं भी हूँ, मेरा भी उसमें नाम था। मेरा नाम वेद प्रकाश अवस्थी है। मैं वायुस्रोत कर्मी था यहाँ दुबग्गा डिपो में, लिपिक के पद पे भर्ती हुई थी हमारी 5252 में। उसके बाद अब कंपनी से हमको 9,000 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी। 10,000 सैलरी मिलने के बाद हमको निकाल दिया गया। फिर हमारा आदेश हुआ माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री जी के, वहां से RK त्रिपाठी जी MD थे उस समय, उनके वहाँ हमारा आदेश हुआ। उसका आदेश हमारा होने के हमने ज्वाइन किया। 15 दिन ड्यूटी करने के उपरांत 15 दिन हमसे ड्यूटी कराई गई, हमारी प्रेजेंट भी नहीं लगाई गई, हमको बताया गया। उसके बाद तुगलकी फरमान जारी करते हुए प्रबंधन के द्वारा और श्री अनिल तिवारी SSI के द्वारा पैसे न देने पर हमसे 25,000 रुपए की मांग की गई थी, जो हम 1 हफ्ते का समय हमने लिया था कि सर अभी पैसा नहीं है, 1 हफ्ते का समय हमको दीजिए, 1 हफ्ते में हम पैसे की व्यवस्था करेंगे। 1 हफ्ते में व्यवस्था नहीं हो पाई तो 15 दिन के बाद, 15 दिन ड्यूटी कराने के बाद हमारी कोई प्रेजेंटी न लगा के, हमको वहाँ कोई नहीं दर्शा के और हमको फिर से ड्यूटी से वंचित कर दिया गया और कोई कारण नहीं बताया गया कि आपको किस लिए ड्यूटी से निकाला जा रहा है। अब 15 दिन ड्यूटी कराने के बाद आज भी कारण स्पष्ट नहीं है। आज भी कारण स्पष्ट नहीं है। मैं आदेश लेके घूम रहा हूँ और उसकी कोई सुनवाई कहीं कोई नहीं। यही अमरनाथ सहाय जी कह रहे हैं, हमको नहीं पता, हम नहीं कुछ जानते। आप क्या है क्या नहीं करो तो नहीं। अब तो लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी बदल गए, जाहिर सी बात है कि सिटी बस के MD भी चेंज हो जाए। आप ये बताइए, जब मंडलायुक्त महोदय ने ये कहा कि PK बोस साहब जो थे, जो इन लोगों की संविदा पे भर्ती किए थे, वो मर गए हैं, तो अब उनको क्या हम करें। उन्होंने गलती से ये किया संविदा, तो जब उन्होंने गलती से किया तो अब वो तो जिंदा है, और जब गलती से किया तो जब गलती से होता है सर, तो इसकी एक कमेटी होती है, एक बोर्ड की बैठक होती है जिसमें ADM DM MD परिवहन विभाग, RM परिवहन विभाग, कई बड़े अधिकारी होते हैं, 10 अधिकारी लगभग होते हैं। उन 10 अधिकारियों को भी वो उसमें तो कोई होगा, आप उनसे पूछे। अगर वो गलत है, एक ने गलती की है, वो मर गया है, उसका स्वर्गवास हो गया, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो जो 9 और 8 7 कुछ लोग तो उसमें होंगे, तो उनपे दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब उन्होंने गलती से संविदा भर्ती की थी। उन अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने भर्ती। अधिकारियों पे जब गलती से संविदा की भर्ती की गई तो उन अधिकारियों पे एक्शन होना चाहिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पे विचार करें और इसको अपने स्तर से देखें। ये देखिए सर, मेरा आदेश है, ये हुआ था कि आवश्यकता के दृष्टिगत वेद प्रकाश अवस्थी को सेवा में नियोजित करने का कष्ट करें। ये RK त्रिपाठी प्रबंध निदेशक महोदय हैं। ये 19 दिसंबर को हमारा आदेश हुआ था और ये SSI साहब ने आदेश दिया था, स्कूटर इंडिया टर्मिनल पे 6 से 14 बजे बसों का इन आउट करेंगे। उसके बाद सर मुझे कोई भी वो नहीं आदेश इसके बाद दिया गया कि आपकी ड्यूटी किस लिए रोकी गई, इसको क्लियर नहीं किया। और पिछली बार मेरी वाइफ का स्वर्गवास हो गया था कैंसर के चलते, तो उसमें हमारा मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा गया था, तो हम सर थोड़ा सा खुराफात करने लगे थे। उसमें हमारी 3 महीने ड्यूटी रोकी गई। तब ये माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के लेटर पैड पे फोन करा के हमको फिर से बहाली दी गई थी 3 महीने। तो क्या एक गुनाह की सजा 2 बार हो सकती है? आप बताइए कि क्या एक गुनाह की 2 बार सजा हो सकती है? कोर्ट भी एक बार दंडित करता है, तो क्या उस दंड को बार बार हमको भुगतना पड़ेगा? हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। मेरा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें और हमको न्याय दें और हमारे संविदा परिचालकों को न्याय दें। ठीक है, क्या लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी करें, आपका क्या कुछ कहना है? आज चौथा दिन है
और चौथा दिन पूरा हो जाएगा, कल 5वां दिन होगा। ये कब तक आपका धरना प्रदर्शन रहेगा? आपको क्या लगता है कि सिटी बस के ये अधिकारी आप लोगों की बात मानेंगे या ऐसे ही आप भूखे प्यासे धूप में, तड़पती धूप में आप यहाँ बैठे रहेंगे? हम सर तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अभी आपने साक्षात देखा है कि जब एसएस कंपनी का साक्षात लेटर देख लिया है कि जब एसएस कंपनी का इस तरह उसका कैरेक्टर खराब है तो ऐसी कंपनियों को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी है विभागों में? क्या अच्छी कंपनियां नहीं चल रही हैं? अगर हमें करना होगा तो हम अच्छी कंपनियों में जाएंगे, हम भ्रष्टाचार कंपनियों में क्यों जाएंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जहां संविदा चल रही वहां संविदा को बरकरार रहने दे, कंपनियां क्यों बीच में ला रहे हैं? ये लाने का सिर्फ कारण समझ में आता है कि ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार ही है। सिर्फ लोगों को अपना पेट दिख रहा, बाकी नीचे स्तर लोगों के ना पेट दिख रहा, ना बच्चों को दिख रहा, घर परिवार किसी का कुछ भी नहीं दिख रहा। कैसे भरण पोषण करेंगे अपने बच्चों का? माँ बाप, बूढ़े माँ बाप भी होंगे घर में, कैसे क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन यापन कैसे होगा जब नौकरी नहीं होगी? सर देख लीजिए, बस आज का प्रत्यक्ष आपने देख लिया, हमारे 3 साथियों ने वहां जाके आत्मदाह करने का प्रयास किया है। 4 लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। अगर यही ऐसी नौबत आती रही तो रोज कुछ ना कुछ लोग करते ही रहेंगे। अगर हमारा मांग पूरी नहीं हो पाई तो हम लोगों का अंतिम जीवन नष्ट, बस वही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अब सिर्फ आखिरी चरण उन्हीं के पास बचा है हम लोगों का। अगर उनके द्वारा नहीं होगा तो रोज ऐसे ही लोग वहां जाके मरते ही रहेंगे। बस यही अगर उनको देखने का अगर अच्छा लगे तो हम लोग भी आखिरी वही चारा बच रहा है। मतलब काफी उम्मीदें हैं, बस उन्हीं से ही उम्मीद बची है। बाकी हम लोग सब जगह हो जाए, ना हमारे एमडी साहब ने सुना, ना हमारे प्रबंध निर्देशक साहब ने सुना और ना ही कमिश्नर साहब ने सुना। उन लोगों की सिर्फ एक ही मांग रही है कि आप संविदा छोड़ के बाकी सारी बातें करिए, संविदा की बात ना करिए। जब हमारी भर्ती संविदा पे हुई है तो हम कंपनी की बात क्यों करेंगे? और जबकि उसी क्रम में कुछ परिचालकों का ट्रांसफर यूपीएसआरटीसी में दे दिया गया है। तो चर्चाएं आम हो चुकी कि अभी कुछ परिचालकों से संविदा पर उनको बताया गया कि कर लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में उनको भी प्राइवेट करेंगे। ऐसी भी चर्चा तेज हो गई है कि सिटी बस में आने वाले वक्त में सिटी बस में कोई भी संविदा का परिचालक नहीं होगा। ये तो अधिकारियों का कोई ना कोई लॉलीपॉप दिया ही करते हैं। अभी देखिए, जैसे हमारे कुछ साथियों को कह दिया कि आप लोग संचालन करिए, हम आप लोगों को यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर दे देंगे, जब तक नहीं हो रहा तब तक ट्रांसफर दे देंगे, होने के बाद आप लोग अपने स्थान पे चले जाइएगा। यदि उनको ट्रांसफर दिया जा सकता तो हमारे में ऐसी कौन सी बाधा है, हमारे ऐसे कौन से कागज गलत हैं जिसमें हम लोगों का ट्रांसफर नहीं दिया जा सकता? बोस साहब खत्म हो गए तो क्या मतलब, जिस समय हमारे अधिकारियों की भर्ती हुई थी तो क्या उनके जो अधिकारी है जिन्होंने उनको भर्ती किया था, क्या वो आज जीवन में यहाँ धरती पर जीवित हैं? यदि अगर वो जीवित हैं तो वो नौकरी अपनी करें, और यदि वो नहीं जीवित है तो उनको भी वहां से निकाल के एसएस कंपनी में भर्ती कर देना चाहिए। मेरी ये मानना है। यदि वो आ सकते हैं तो हम लोग भी कर लेंगे। जैसे हमारे बच्चे मरेंगे वैसे उनके भी मरेंगे, तो एक समान कार्य समान वेतन हो जाएगा, बलिदान भी समान होगा। बलिदान भी समान ही होगा। तब एहसास होगा कि हमारे बच्चे क्या हैं और दूसरे के बच्चे, दर्द तभी समझ में आता है जब एक समान होता है व्यक्ति। अभी किसी को कोई नहीं समझ में आ रहा, अधिकारियों को तो समझ में नहीं आ रहा। तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहे? यहाँ सर बरकरार रहेगा धरना प्रदर्शन। किसी अधिकारी ने हालचाल लेने की नहीं, कोशिश की? किसी ने कोई हालचाल नहीं लिया। आप लोग कैसे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं? अभी हमारे साथियों ने वहां आत्मदाह करने का प्रयास किया। जब इतनी बड़ी खबर को नहीं ली गई तो आगे के क्या बताते? सिर्फ मुख्यमंत्री जी द्वारा ही हम लोग यहाँ आश्वासन में बैठे हैं, यदि मांग पूरी होगी तो हम लोग जाएंगे, वरना यही तरह धरना चलता रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि लगातार संविदा परिचालकों का कहना है, उनकी एक आस उत्तर प्रदेश के शासन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक जवाब, एक शब्द, उसकी तलाश में बैठे हैं कि कब फरमान आएगा और हम लोग अपनी रोजी रोटी
गुजर बशर जिस तरीके से करते थे फिर से करना शुरू कर देंगे। अभी देखने वाली बहुत ही खास बात ये भी होगी कि लखनऊ कमिश्नर जो गोपनीय मीटिंग की गई थी उसमें क्या रिजल्ट निकला, और जो जांच का आश्वासन दिया गया था कि जांच को निष्पक्ष किया जाए, उस जांच में कितनी निष्पक्षता होगी। और इन आज तड़पती धूप में जो संविदा परिचालक यहाँ पर इको गार्डन में मौजूद हैं, ये लगातार बैठे रहेंगे। इसी के साथ भारत 19 एक्सप्रेस आज चौथे दिन भी इनके साथ है और आने वाले वक्त में लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। कैमरा पर्सन ऋषभ पांडे के साथ तबरेज आलम, भारत 19 एक्सप्रेस, लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले